दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस डॉट एजुकेयर में। मित्रों, आज हम एक नया चैप्टर लाए हैं ज्योग्राफी का। ठीक है ना। तो ये भूगोल का आज हम नया चैप्टर लाए हैं। तो इसको आप जो है पूरा देखें और पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि नया सेशन मेरा कैसा लगा। तो ये 30 क्वेश्चन का, सबसे तो पहले जान लीजिए कि 30 क्वेश्चन का जो है पूरा पूरा वीडियो है। ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन वो ऐसे हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये चीज़ है कि ये वन लाइनर है। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन का जो है पूरा PDF है। तो चलिए आइए आज हम चर्चा करते हैं नए चैप्टर अपने ज्योग्राफी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे पहले सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। यानी सबसे पहले भूगोल के बारे में, भूगोल के सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी प्रस्तुत किस विद्वान ने किया। तो इनका जो नाम है कापरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि ये एक बार नहीं, मुझे लगता है कि कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। थर्ड जो है, देखिए बहुत ही, आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है ना। सर्पिलाकार है, गोलाकार नहीं है, सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। जैसे सूर्य होता है ना, ये सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो इसको कितना दिन लगता है, 365 दिन। तो इसी तरह जो हमारी आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा की जो परिक्रमा सूर्य करता है तो इसको कितना समय लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 करोड़ वर्ष। कितना मित्रों, 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिलान करने के लिए, या बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आकाशगंगा की जो परिक्रमा सूर्य कितने दिनों में करता है। तो 25 करोड़ वर्ष में करता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन किसने किया था। कृष्ण छिद्र जो हम क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल। ठीक है ना। ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। ये हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने किया था। एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन किया था, या ब्लैक होल का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। ब्लैक होल के अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का क्या कारण है। जो हमारा ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल में ऐसी कौन सा गुण है कि जो किसी भी प्रकार की विकिरण को या प्रकाश को, लाइट को बाहर नहीं आने देता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व। इसके अंदर इतना उच्च घनत्व, डेंसिटी है, वो किसी भी प्रकार के प्रकाश को बाहर नहीं आने देता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडलों की संख्या है। जितने भी हमारे पूरा अंतरिक्ष है इसमें तारामंडल होते हैं। ठीक है ना। उसमें उनकी संख्या पूछी गई कि कितनी संख्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल कितने हैं, 88। ठीक है ना। 88 तारामंडलों की कुल संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या होती है। कहने का ये सेंस है कि जो एक खगोलीय दूरी क्या होती है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है इसे हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग प्रकाश वर्ष के रूप में इसको कहते हैं, लेकिन ये गलत है, प्रकाश वर्ष नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको खगोलीय दूरी कहते हैं। एक ग्रह से एक तारा, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की जो दूरी होती है हम खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है हम खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है। 10 की हम बात करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
जो भूमध्य सागरी, अच्छा हाँ, भूमध्य सागरी का क्या मतलब होता है? भूमध्य सागरी का मतलब जो हमारे भूमध्य रेखा के बीचों बीच जो होती हैं, इनके बीच में जितने भी जलवायु होती हैं, इनमें ये जो जलवायु होती हैं किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं? तो ये फल के लिए होती हैं, यानी फ्रूट्स के लिए होती हैं, ठीक ना। ये किसके लिए होती हैं? फ्रूट्स के लिए सबसे उपयोग, सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हम तो इसको जो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। टुंड्रा नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? कि जितने भी हैं ना, इसमें से कुछ धात्विक हैं, कुछ अधात्विक हैं, उन्हीं को पहचानना है कि कौन सा अधात्विक है। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है? धात्विक होता है। मैग्नीज क्या होता है? धात्विक होता है। जिप्सम अधात्विक, यानी यही सही आंसर है। बॉक्साइड भी धात्विक होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम 13 की। 13 क्या है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? कहने का सेंस है कि जो हमारी पृथ्वी है और अंतरिक्ष के बीच में जो वायुमंडल है, उसको हटा दिया जाए तो वायुमंडल का रंग कैसा होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काला, ठीक है ना। क्या होगा? बिल्कुल काला हो जाएगा वायुमंडल का रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यूरेनियम का पिच ब्लेंड, इसका आयरन अयस्क होता है, सही है। सोडियम का रॉक साल्ट होता है, ये भी सही है। सिल्वर आर्जेनाइट होता है, बिल्कुल इसका जो है होता है। आयरन एंथ्रोसाइड, आयरन का एंथ्रेसाइड नहीं, एंथ्रेसाइड एक कोयला है विशेष प्रकार का, तो यही सही आंसर है, ठीक है ना। डी क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा मिलान करने के लिए आता है कि सेरीकल्चर निम्न से किस उत्पादन से संबंधित है? ठीक है ना, तो ये रेशम से संबंधित है, ठीक है ना। रेशम के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 16 की। निम्न से किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? यानी कहने का सेंस है हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना, 7 कौन कौन से हैं? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और यूरोप हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, सॉरी 7 हो गए ना ये। तो इन 7 में ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जहाँ जल विद्युत शक्ति की जो सबसे ज़्यादा संभावना है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा संभावना यहीं पे है कि जल विद्युत शक्ति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है कि वर्ष 1959 में विश्व में सबसे पहले तेल कूप की खुदाई निम्न में किस देश में की गई थी? कहने का सेंस है कि जो सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था विश्व में सबसे पहले कहाँ खोदा गया था? तो वो खोदा गया था अमेरिका में, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब खोदा गया था? 1959 में सबसे पहले। देखिए दिया है ना 1959 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं कि 18 क्या है। चलिए कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न से किस राज्य में? कुद्रेमुख एक लौह खनिज परियोजना है, ठीक है ना। ये कर्नाटक, हमारे भारत के जो साउथ का हिस्सा है, साउथ में एक स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में कुद्रेमुख पड़ है, ठीक है ना। यहाँ से लोहा निकाला जाता है और वहीं पे कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है, ठीक है। 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में बड़े पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना में की जाती है? ठीक है ना, हमारे यहाँ जूट की खेती की जाती है और बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, लेकिन ये विशेष क्षेत्र में होता है, हर जगह नहीं होता है। तो विशेष क्षेत्र कौन सा नदी घाटी है? तो इसका जो सही आंसर है हुगली। देखिए हुगली कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी वहीं से बहती है और उसी के तट पे, यानी वही जो घाटी क्षेत्र है वहीं पे जूट की खेती सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए एक हुबली भी है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। हुबली कहाँ पड़ता है? ये हुबली कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। ये देखिए हुगली है, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ जूट की खेती होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20
20 की हम बात करते हैं कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। हमारे जो तेल के भंडार पाए जाते हैं ना, वो कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं, यही कहने का सेंस है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवसादी या परतदार चट्टान होती हैं, उसमें हमारे यहाँ खनिज तेल का मुख्यतः भंडार पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ठीक है, कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी। हमारे यहाँ जो भारत में जलवायु पाई जाती है, इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। क्योंकि देखिए पौने तो मतलब जलवायु तो बहुत प्रकार के हमारे यहाँ भारत में पाई जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए आइए बात करते हैं कि वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति। देखिए हमारे यहाँ वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति नहीं, मौसमी वर्षा होती है 3-4 महीने की, जो है जून से स्टार्ट होकर और लगभग सितंबर अक्टूबर तक जाती है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं होता। ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा, देखिए ग्रीष्म और शीतकालीन वर्षा नहीं, ऐसी ये विशेषता नहीं है हमारे यहाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। पवनों का विपरीत स्वभाव, देखिए पवनों का विपरीत स्वभाव, यही सही आंसर है। हमारे जो पवने हैं ना, उनका विपरीत स्वभाव होता है, कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब, ठीक है ना, और कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर। ये विपरीत स्वभाव इनका, यही मुख्य हमारी जलवायु का महत्वपूर्ण विशेषता है। चल 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ये सबको पता होगा कि जो यूरेनियम से क्या बनता है। यूरेनियम से चूँकि देखो विद्युत भी बनता है हमारे यहाँ। जो यूरेनियम से क्या होता है, जिसको हम यूरेनियम से हम क्या बोलते हैं, विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम से हम बम भी बनाते हैं, जो परमाणु बम होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा भंडार है वो कनाडा में, और कनाडा कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है कनाडा, ठीक है ना। तो कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। 23 क्या है कि कोइलकारो जल, देखिए जल विद्युत है, ये जल भी नहीं, ये हम लिख देते हैं जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। क्या है ये, जल हाइड्रो पावर, ठीक है ना। तो कोइलकारो एक जल विद्युत परियोजना है, और ये किस राज्य में भारत के है, तो ये बिहार में है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो मैक्सिमम टाइम जो पूछे गए एग्जाम्स में है, तो इसलिए विशेष तौर से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रखे हैं। ईजी दिखने में भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को जो जिनको नहीं आता होगा उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार से ज़्यादा पूछे गए, उन्हीं को हम यहाँ पे पुटअप किए हैं। तो कोइलकारो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये बिहार राज्य में है। चलिए 24 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है, कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है कि इस भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको हम प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा महाद्वीप है कि काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण ऐसा बहुत सा मतलब ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है कि जहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँचता, वर्षा नहीं होती, वहाँ सूखा ही रह जाता है। इसलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत ही फेमस हैं, लेकिन सबको ऐसा नहीं बोला जाता। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। भारत में नमक की प्राप्तियां मुख्य रूप से किस स्रोत से होती हैं। देखिए स्रोत तो बहुत हैं, और जो हमारे यहाँ नमक की प्राप्ति होती है वो कई रूप में होती है, कई तरह से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ नमक भी कई तरह के पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक तो खाने वाला जो नमक होता है, खाने वाले तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक सफ़ेद नमक होता है,
और एक आप देखे होंगे सेंधा नमक होता है, एक काला नमक होता है। तो ये कई तरह के चट्टानों से पाए जाते हैं और कई रूप में पाए जाते हैं। तो वही पूछने का कारण है कि भारत में नमक की जो प्राप्तियाँ होती हैं वो किस रूप में होती है। चलिए बात करते हैं। सागरीय जल से, देखिए समुद्र के जल से भी नमक प्राप्त होता है, जैसे गुजरात साइड चले जाइए आप, ठीक है ना। झील एवं मृदा जल, देखिए इससे भी प्राप्त होता है। चट्टानी नमक की परतें, इससे भी प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी सभी से प्राप्त होता है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, जो प्रति 2 वर्ष में, ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। देखिए जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो हर साल नहीं करता, 2 साल में अपनी रिपोर्ट जारी करता है, और जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, वाणिज्यिक स्रोत नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री ऊर्जा। क्या है, समुद्री ऊर्जा। ये इसका वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। वाणिज्यिक स्रोत क्या है, जैसे खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, जल विद्युत हो गया। समुद्र की ऊर्जा से हम कौन सा जो है ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं। खनिज तेल से करते हैं, जैसे हम किससे करते हैं, डीजल से करते हैं, पेट्रोल से करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कोयला से करते हैं, जल विद्युत से करते हैं, लेकिन समुद्र ऊर्जा से नहीं करते हैं। ठीक है ना। चल क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भूकंपी तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। जो हमारे यहाँ भूकंप आता है ना, उसको हम किस विधि से मापते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से हम किसकी तरंगों का मापन करते हैं, भूकंप का। ठीक है ना, भूकंप के जो तरंगें होते हैं उनका मापन हम सिस्मोग्राफ से करते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र है। ठीक है ना। चलिए 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवसादी। ठीक है ना, अवसादी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसी में क्या पाए जाते हैं, जानवरों के, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें। ये हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए ये तो रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें प्लीज़। तो शेयर करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।